मूवी की शुरुआत होती है साउथ कोरिया के एक फुटबॉल स्टेडियम के अंदर, जहां पर दुम दबा कर लेट नाइट पार्टी चल रही थी। सब लोग काफी मजे कर रहे होते हैं, लेकिन तभी हमने देखा कि आसमान में से कुछ अजीब तरह के छोटे छोटे गोले ठीक स्टेडियम की छत के ऊपर ही आकर गिरते हैं। वो दिखने में काफी ज्यादा अजीब लग रहे थे, और उससे भी ज्यादा अजीब बात तो तब हुई जब उनके अंदर से रेंगने वाले काफी नुकीले कीड़े बाहर आए। ये कीड़े इतने ज्यादा फुर्तीले हैं कि वो कुछ ही लम्हों में स्टेडियम की छत से होकर नीचे लोगों तक पहुंच जाते हैं। यहाँ नीचे एक आदमी काफी ज्यादा शराब पीने के बाद नशे में टुन्न हुआ पड़ा था। तभी एक कीड़ा उसकी टांग पर से होता हुआ आहिस्ता आहिस्ता करके उसके कान में घुस गया। जब वो कीड़ा उसके कान में घुस रहा था तब उस लड़के को बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है, लेकिन अगले ही पल वो आदमी शांत हो गया। तभी उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ पर आई, जो उसे बाकी सबके साथ पार्टी में उसके साथ डांस करने को बोलती है, लेकिन वो लड़का बहुत ही ज्यादा अजीब बिहेव करते हुए आहिस्ता आहिस्ता बाकी सबके बीच चला गया। जब उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे अपने साथ डांस करने का बोला तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को अजीब तरह से देखता है, और अगले ही पल उसका सर एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर में बदल जाता है। सबसे पहले उसने अपनी ही गर्लफ्रेंड को अपना शिकार बनाया, और फिर वहाँ पर मौजूद काफी लोगों को बड़ी बेरहमी से चीर डालता है। सब लोग डर के मारे यहाँ वहाँ भागने लगे, क्योंकि आज से पहले उन सभी लोगों ने इस तरह की बला अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी होती। और फिर इसी के साथ सीन कट हुआ और हम देखते हैं एक शॉपिंग मॉल के सीन को, जहाँ पर सुजिन नाम की लड़की हर रोज की तरह अपनी कैशियर की जॉब कर रही होती है। तभी वहाँ पर एक पियक्कड़ आदमी आया जो बिला वजह ही सुजिन पर भड़कने लगता है। सुजिन ने कहा, सर अगर आपको कुछ लेना नहीं है तो प्लीज आप दूसरी लाइन में खड़े हो जाइए, लेकिन वो नशेड़ी उल्टा सुजिन पर ही चिल्लाने लगा। उस आदमी के शोर को सुनने की वजह से सभी लोग सुजिन की तरफ देखने लगते हैं, और फिर बेचारी सुजिन को काफी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। जैसे ही रात हुई तो सुजिन अपना सारा सामान लेकर पार्किंग लॉट में अपनी स्कूटी पर बैठती है और अपने घर की ओर रवाना हो गई। जब वो रास्ते में थी तब एक सुनसान इलाके पर एक कार वाला उसे तंग करने लगता है। सुजिन ने उसे रास्ता दिया, लेकिन वो कार वाले ने जानबूझकर सुजिन की स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे बेचारी सुजिन काफी दूर जा गिरती है। हमने देखा कार में कोई और नहीं बल्कि वही पियक्कड़ आदमी था, जिसे सुजिन पर पता नहीं क्यों बिला वजह ही गुस्सा आ रखा था। वो तुरंत ही कार से बाहर निकला और अपने एक चाकू से सुजिन के पेट पर 3 वार करते हैं। सुजिन ने अपनी जान बचाने के लिए उस आदमी को धक्का दिया, और फिर बेचारी किसी तरह हिम्मत करके वहाँ से भागने लगी, लेकिन घाव बहुत ज्यादा गहरे होने की वजह से सुजिन बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। वहाँ पर सुजिन की मदद करने को कोई भी मौजूद नहीं था, इसलिए सुजिन की मौत तो तय है। लेकिन तभी हमने देखा कि सुजिन के पास ही वही गोला आकर गिरता है, जिन गोलों को पहले हमने स्टेडियम की छत पर गिरते हुए देखा था। और फिर जैसे ही वो नशेड़ी अपने आप को दोबारा से संभाल कर सुजिन को मारने के लिए उसके पास जाने लगा कि तभी पता नहीं किस चीज ने उसकी बॉडी के बीच में से 2 टुकड़े कर दिए, और वो नशेड़ी वहीं पर मारा जाता है। फिर सीन कट हुआ और हम देखते हैं सुजिन के अंकल को, जो पुलिस के अंदर डिटेक्टिव है। उनका नाम डिटेक्टिव मार्क है, और उन्हें अभी अभी खबर मिली है कि उनकी भतीजी जिसका नाम सुजिन है उसे किसी ने चाकू मारकर जख्मी कर दिया था, और अब वो इसी हॉस्पिटल में मौजूद है। डिटेक्टिव मार्क अपने 2 साथियों को कहते हैं, जल्दी से जिसने भी ये सब कांड किया है जल्दी से उसे पकड़कर मेरे पास लाओ। लेकिन तभी डिटेक्टिव मार्क के साथी बोलने लगे, सुजिन की ये हालत एक नशेड़ी ने की थी, और हैरत की बात तो ये है कि सुजिन के पास ही उसकी डेड बॉडी भी मिली है, और जिस तरह उसे मारा गया है इस तरह की लाश हमने आज से पहले कभी नहीं देखी। एक ही वार में उसकी बॉडी के 2 टुकड़े कर दिए गए। तभी हम देखते हैं डिटेक्टिव मार्क को, जो अब फाइनली सुजिन के पास आ गया था। सुजिन की हालत काफी बेहतर लग रही थी, जिस वजह से डिटेक्टिव मार्क और सुजिन दोनों परेशान थे। अब उस नशेड़ी के पास सिर्फ और सिर्फ सुजिन पड़ी थी, इसीलिए सबका शक सुजिन पर ही जाएगा कि उस नशेड़ी की ये हालत सुजिन ने की है। मगर डिटेक्टिव को पता है कि उनकी भतीजी ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती, इसलिए डिटेक्टिव मार्क अपने साथियों को बोलते हैं, जाओ बाहर इंतजार करो, और खुद सुजिन से पूछते हैं, बताओ बेटे आखिर वहाँ पर हुआ क्या था। सुजिन ने सब कुछ सच सच बता दिया, लेकिन अभी भी डिटेक्टिव को समझ नहीं आ रही थी कि उस आदमी को मारा तो मारा किसने। लेकिन फिलहाल वो सुजिन के माइंड पर ज्यादा बोझ नहीं लादना चाहता था, इसीलिए वो सुजिन को रेस्ट करने का बोलकर खुद वहाँ से चला गया। यहाँ हमें दिखाया जाता है एक होटल का सीन, जहाँ पर एक माफिया बॉस अपने गुंडों के साथ अय्याशी करने के लिए एक रूम में आया था। तभी हमें गीसू नाम का एक वेटर दिखाया गया, जो तुरंत ही उसी माफिया बॉस के कमरे में चला जाता है, लेकिन वहाँ पर माफिया नहीं था। अगले ही पल माफिया बॉस कमरे के अंदर आया तो गीसू ने एक चाकू उठाकर उस पर अटैक करना शुरू कर दिया। गीसू ने उस पर काफी वार किए, लेकिन वो माफिया बॉस था, इसलिए वो गीसू को मारकर खुद अपने बंदों के पास गन्स लेने चला जाता है। गीसू को भी इस बात का पता था, इसीलिए वो उस माफिया को मारे बिना ही होटल से भागने लगा। बाकी के सभी माफिया के गुंडे गीसू के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं, लेकिन किसी तरह गीसू उनसे बचकर भागने में कामयाब हो गया। वो घटना घटे अब 2 दिन हो चुके हैं, और गीसू पिछले 2 दिनों से लगातार उन गुंडों से बचता हुआ यहाँ वहाँ छुप रहा है। गीसू के माता पिता की डेथ हो चुकी है, लेकिन गीसू के अंकल और आंटी अभी भी जिंदा है, जिनकी एक बहुत
बहुत ही प्यारी बेटी है जो गीसू को काफी पसंद करती है, लेकिन गीसू उसे अपनी बहनों की तरह रखता है। आज भी सबसे छुपता छुपाता हुआ वो अपने अंकल आंटी के पास आया, जहाँ पर उसे अपनी कजन कहीं नहीं दिखाई देती। और तो और गीसू की जो आंट है उनको ब्रेन ट्यूमर है, जो अपने बिस्तर से उठ तक नहीं सकती। लेकिन गीसू जैसे ही अपने अंकल आंटी के घर में एंटर हुआ कि तभी उसकी आंट सही सलामत उठकर उसके सामने आ जाती है। अपनी आंटी की ऐसी हालत देखकर गीसू हक्का बक्का रह जाता है, लेकिन फिलहाल उसे जिन ही की परवाह थी, क्योंकि माफिया वाले ये जानते हैं कि जिन ही गीसू की कजन है। इसलिए गीसू अपनी कजन जिन ही को बचाने के लिए यहाँ पर आया था, मगर उसने अपनी आंटी का ये बिहेवियर नोटिस किया, क्योंकि अब उसकी आंटी बिल्कुल चुप और एक ही तरह के एक्सप्रेशन दे रही थी। गीसू ने पूछा कि मेरी कजन जिन ही किधर है, जिस पर उसकी आंटी बोलती है कि वो अभी तक कॉलेज से ही नहीं आई। गीसू को ये जानकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई, क्योंकि इतनी देर हो गई, ना तो अंकल को कुछ परवाह है और ना ही आंटी को कि उनकी बेटी अभी तक कॉलेज से वापस क्यों नहीं आई। लेकिन गीसू की अपनी अंकल आंटी से इतनी ज्यादा बनती नहीं थी, इसीलिए वो उन्हें कुछ भी नहीं कहता। यहाँ हमने देखा सुइन को, जो अब एक बस में सफर कर रही थी कि तभी जब बस एक स्टॉप पर रुकती है तो सुइन की नजर एक आदमी पर पड़ती है। वो आदमी बाकी नॉर्मल आदमियों से काफी ज्यादा दिखने में अजीब था, और तो और उस आदमी को देखते ही सुइन के दिमाग में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। वो आदमी बस के अंदर एंटर होता है और ठीक सुइन के पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गया। सुइन को उस आदमी से कुछ ठीक नहीं लगा, इसीलिए वो तुरंत ही उसी स्टॉप पर रुककर अगली बस के आने का इंतजार करने लगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं दो रईसजादों को, जो एक नंबर के नशेड़ी थे। उनमें से जो आदमी था वो अपनी बीवी को कहता है, आज हमें जो माल मिलने वाला है ना, देखना उसे बेचकर हम बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। लेकिन हैरानी की बात थी कि उसकी बीवी भी अब नॉर्मल इंसानों से अलग बिहेव कर रही थी। वो जैसे ही एक खुफिया अड्डे पर गए तो वहाँ पर कुछ और लोग आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो रईसजादा बोलता है, ये तुम लोग तो नहीं हो जिनसे मैंने माल को ऑर्डर किया था, तो चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ वरना मैं तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगा। लेकिन तभी उसकी बीवी उसे बोलती है, तुम इन्हें कुछ नहीं करोगे वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। अपनी बीवी की ये बात सुनकर उस रईसजादे को बहुत ही ज्यादा अजीब लगा, लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि उसकी बीवी का मुंह अब पता नहीं एक अजीब से मॉन्स्टर में बदल गया है, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा भयानक था। वो अपने पति पर हमला करने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर खिड़की तोड़कर एक स्मोक ग्रेनेड आकर गिरता है, जिस मौके का फायदा उठाकर वो रईसजादा तुरंत ही वहाँ से भागने लगा। उसकी बीवी भी उसका पीछा करती है, लेकिन तभी वहाँ पर आर्मी वाले आ गए। मानो जैसे आर्मी वालों को पहले ही इन सब के यहाँ पर होने का अंदाजा था। वो एक एक करके वहाँ पर मौजूद सभी म्यूटेंट्स को जान से मारने लगते हैं। उन्होंने कुछ म्यूटेंट्स को जिंदा भी पकड़ा, लेकिन एक म्यूटेंट वहाँ से बाहर निकलकर भागने लगा। जब वो बिल्डिंग से निकलकर यहाँ वहाँ भाग रहा था कि तभी उसे एक जगह से अजीब तरह के सिग्नल आने लगते हैं। वो जैसे ही सिग्नल का पीछा करते करते एक टनल में आया तो वहाँ पर एक वैन खड़ी थी, और उसके दिमाग में वो सिग्नल उसी वैन से आ रहे थे। जैसे ही उस मॉन्स्टर ने वैन के पीछे वाले दरवाजे को तोड़ा तो अंदर एक अजीब तरह का इंसान बैठा हुआ एक रिमोट को चला रहा था, जिसके मुंह पर लोहे का एक पिंजरा लगा हुआ था और उसको कुर्सी पर बिठाकर हर तरफ से बांध दिया गया था। म्यूटेंट को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर इसके साथ ऐसा क्यों किया गया है और आखिर इसी के पास से ही मेरे दिमाग में सिग्नल्स क्यों जा रहे हैं। वो कुछ समझ पाता है इससे पहले ही वहाँ पर कैप्टन नीना आ गई, जिसने लगातार उस म्यूटेंट पर अटैक करके उसे बहुत ज्यादा घायल कर दिया। लेकिन वो म्यूटेंट इतना ज्यादा शातिर था कि वो नीना के वार से बचकर वहाँ से भाग जाता है, और फिर नीना अपनी सारी टीम को लेकर उस पूरे इलाके की चेकिंग करती है। जैसे ही चेकिंग करते करते वो एक कमरे में गए तो वहाँ पर उन्हें काफी बड़े बड़े शीशे के ग्लास में अजीब तरह के मॉन्स्टर दिखाई देते हैं, और पास ही इंसानों के कटे हुए कुछ टुकड़े भी थे। साथ ही वाली दीवार पर कैप्टन नीना एक अजीब तरह के सिंबल को भी देखती है, और ऐसा ही सिंबल बाहर बिल्डिंग पर भी बन रखा था, मानो जैसे ये म्यूटेंट्स का एक खास तरह का सिंबल हो। इतने में ही सीन शिफ्ट हुआ फिर से सुइन पर, जो बस से अपने ही घर के पास वाले बस स्टॉप पर उतरती है, और जैसे ही अपने घर के पास जाने लगी तो उसको वही आदमी काफी दूर खड़ा हुआ उसे ही घूरता हुआ नजर आया। सुइन उसे देखकर बहुत ही ज्यादा डर गई, इसीलिए वो तुरंत ही अपना फोन निकालकर अपने अंकल को फोन करती है। लेकिन तभी अचानक से वो आदमी सुइन की ओर भागने लगता है। उसे देखकर सुइन काफी ज्यादा डर गई और वो भी आगे लग के भागना शुरू कर देती है। भागते भागते सुइन को कुछ पता नहीं चला कि वो एक कबाड़ खाने तक आ गई है। सुइन ने कबाड़ खाने से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन उसके सामने जिन्ही की मॉम यानी गीसू की आंट आ खड़ी हुई, जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रही थी। सुइन उसे देखकर तुरंत ही पीछे मुड़ी, लेकिन पीछे से वही आदमी आ खड़ा हुआ और सुइन की ओर बढ़ने लगा। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता करके सुइन के करीब आते हैं, लेकिन तभी हमने देखा वहाँ पर गीसू भी मौजूद है। दरअसल गीसू के पास कोई घर नहीं था, इसीलिए वो हर रोज रात गुजारने के लिए इसी कबाड़ खाने में चोरी छुपे सोता है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं जिन्ही की मॉम और उसी खतरनाक आदमी को, जो सुइन के सामने ही म्यूटेंट्स क्रिएचर में बदल जाते हैं। ये नजारा सुइन और गीसू दोनों देख रहे थे, लेकिन अगले ही पल हमने देखा सुइन के चेहरे को, जिसमें से
उसी तरह का टेंटिकल बाहर आ रहा था जैसे टेंटिकल उन्हीं मॉन्स्टर्स के हैं। यानी सुइन भी अब उन्हीं में से एक है। जिन्ही की मॉम ने सुइन पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन तभी उस आदमी ने उन्हें रोक कर कहा, तुम हम में से एक हो, इसीलिए यहाँ पर आ जाना। हम सभी म्यूटेंट्स अपनी आर्मी को मजबूत कर रहे हैं ताकि हम इंसानों पर राज कर सके। तुम्हें जितना जल्दी हो सके हमारे इस पते पर आना होगा, और याद रहे तुम्हारी असलियत के बारे में किसी को ना पता चले। इतना कहकर वो दोनों वहाँ से चले गए। यहाँ हमने देखा गीसू को, जिसने ये सारा नजारा अपनी आंखों से देखा था, इसलिए वो बेचारा डर के मारे चुपचाप वहाँ से जाने लगा। लेकिन तभी उसका पाँव एक प्लास्टिक बोतल पर आ जाता है, मगर उसने इस बात का ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वहाँ से भागने लगा। लेकिन तभी उसके सामने सुइन आ खड़ी हुई। सुइन गीसू पर वार करके उसको मारने की धमकी देने लगी। सुइन ने कहा, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गीसू कहता है, मेरा तो ये हर रोज का काम है, ये तो मुझे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी सुइन गीसू से उसका वॉलेट मांगती है और फिर गीसू ऐसा ही करता है। सुइन ने गीसू का वॉलेट चेक किया और उसको कहा, देखो अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो मेरी असलियत किसी को ना बताना। और ऐसा करने पर बेचारा गीसू मान गया। फिर सीन शिफ्ट हुआ और हम देखते हैं 5 घंटे बाद का सीन, जहाँ पर फाइनली अब सुइन की आंख खुली और सुइन दोबारा से नॉर्मल हो जाती है। पास ही में बैठा हुआ गीसू जो स्मोकिंग कर रहा था, वो सुइन को कहता है, देखो अगर तो तुम अभी भी वो क्रिएचर हो तो मुझे पहले ही बता दो और प्लीज मेरी जान बख्श दो। सुइन को गीसू की बातें सुनकर जरा सा भी यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर गीसू क्या रहा है, क्योंकि सुइन तो एक अजीब तरह के आदमी से बच कर यहाँ पर आई थी। लेकिन गीसू ने सुइन को हर एक बात समझाने की कोशिश की कि देखो तुम्हारे चेहरे में से एक बहुत ही बड़ा खतरनाक दिखने वाला टेंटिकल बाहर आया और कुछ मॉन्स्टर्स तुम्हारा पीछा करते करते तुम्हारे पास आ गए थे, लेकिन पता नहीं क्यों तुम पर वार करने की बजाय वो तुम्हें एक कार्ड दे गए और तुम्हें अपने साथ मिलाने का कहने लगे। लेकिन प्लीज मुझ पे एक एहसान करो, तुम जियो या मरो, मेरा वॉलेट मुझे दे दो और लो ये कार्ड तुम्हारा है, तुम ही जाकर अपने भाइयों के साथ पार्टी करना। इतना कहकर गीसू ने अपना कार्ड लिया और वहाँ से चला गया। यहाँ जब सुइन अपने घर आती है तो अब उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए सुइन ने अपनी नोटबुक पर लिखना शुरू कर दिया। लेकिन जल्द ही पता नहीं कैसे उसे नींद आने लगती है और वो चुपचाप बिस्तर पर सो गई। कुछ देर बाद उसकी आंखें खुली तो उसने तुरंत ही अपनी नोटबुक को देखा जिस पे लिखा हुआ था, जो कुछ भी तुम्हें उस लड़के ने बताया है वो बिल्कुल ठीक है। हम दोनों एक ही बॉडी में फंस चुके हैं, इसीलिए मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी और बदले में तुम भी मेरी आइडेंटिटी किसी के सामने रिवील मत करना। मुझे यकीन है कि वो आदमी जिसका नाम गीसू है वो हमारे बारे में लोगों को नहीं बताएगा और तुम भी उस पर यकीन कर सकती हो। फिर सीन कट हुआ और हम देखते हैं एक पुलिस स्टेशन का सीन, जहाँ पर अचानक से अब आर्मी आ चुकी थी। पुलिस वाले जो हर रोज वहीं पर काम करते हैं, उनकी कड़ी चेकिंग हुई और फिर उन्हें एक जगह पर लाया गया जिनकी अब आर्मी वालों के साथ मीटिंग होने वाली थी। उन बेचारे पुलिस वालों को कुछ समझ नहीं थी कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। उनको तो यही लगता था कि ये एक सीक्रेट प्रोजेक्ट है जो आर्मी के साथ पुलिस वालों को शेयर करना है। सभी लोग एक जगह पर बैठ जाते हैं कि तभी वहाँ पर कैप्टन नीना आ गई। कैप्टन नीना ने उन सबका स्वागत किया और बोला, देखो अब मैं जो आप सबको बताने जा रही हूँ उसका तुम्हें यकीन करना होगा। ये कोई भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है और ना ही कोई मन घड़त कहानी। हमारे बीच कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो इंसानियत के लिए खतरा है। अगर उन्हें जल्दी से जल्दी मारा ना गया तो वो इंसानियत का नामो निशान मिटा देंगे। उन लोगों को हम म्यूटेंट्स कहते हैं। उन लोगों के सर एक बहुत ही बड़े खतरनाक क्रिएचर में बदल जाते हैं और वो पलक झपकते ही इंसानों को चीर देते हैं। जैसे जैसे कैप्टन नीना बता रही थी वैसे वैसे डिटेक्टिव मार्क को ये शक होने लगा कि शायद उस दिन सुइन पर अटैक करने वाले नशेड़ी पर किसी इसी तरह के म्यूटेंट नहीं अटैक किया होगा। तभी कैप्टन नीना ने उन्हीं म्यूटेंट्स की कुछ फुटेज भी दिखाई और अगले ही पल उसने वहाँ पर मौजूद एक म्यूटेंट की डेड बॉडी पर से कपड़ा हटाया, जिसे देखकर वहाँ पर सभी पुलिस वाले बहुत ज्यादा डर जाते हैं। फिर कैप्टन नीना बताती है कि इनके शरीर में पहले एक तरह का पैरासाइट घुसता है जो कान, नाक या मुंह के जरिए घुसता है। वो इंसान के शरीर में घुसते ही इंसान के दिमाग को अपने काबू में लेकर उसकी सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है। लेकिन इस चीज का हम इंसानों को एक फायदा है कि हमें इस बात का पता चल जाता है वो म्यूटेंट्स दिखते किस तरह। ये बाकी लोगों से थोड़े से अलग दिखते हैं क्योंकि नॉर्मल आदमी या तो ज्यादा खुश रहता है या तो ज्यादा दुखी, लेकिन इनका बिहेवियर एक तरह के रोबोट जैसा होता है। ये तुम्हें जहाँ कहीं भी दिखे तो इन्हें तुरंत ही मार डालना। याद रहे इनके शरीर में सिर्फ और सिर्फ दिल पर वार करने से ही ये मरते हैं। उम्मीद है आपको सभी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, लेकिन अभी भी एक चीज है जिसके बारे में आपको मैं बताना चाहती हूँ। हमें लगता है कि कुछ म्यूटेंट्स इस तरह के भी हैं जो बिल्कुल इंसानों की तरह दिखते हैं। इसलिए आपको अगर टेस्ट करना हो कि वो इंसान म्यूटेंट है या नॉर्मल इंसान, तो आपको उसी इंसान के एक बाल को काटना होगा। वो बाल जैसे ही बॉडी से अलग होगा तो वो फौरन से मुरझा कर खत्म हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो याद रहे वो म्यूटेंट है और हम बहुत जल्द सभी म्यूटेंट्स को जान से मार डालेंगे। अभी भी हमारा एक हाथ ऊपर है, हमारे पास ये चांस है कि हम उन म्यूटेंट्स को जड़ से खत्म कर दे और अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। तभी कैप्टन नीना के ऑर्डर पर वहाँ पर उसी आदमी को लाया जाता है, यानी उसी म्यूटेंट को जिसके सर पर लोहे का पिंजरा था। कैप्टन नीना ने
जैसे ही बाकी पुलिस वालों को बताया कि ये वही उनमें से एक म्यूटेंट है तो बाकी सभी पुलिस वाले बहुत ज्यादा डर जाते हैं। फिर कैप्टन नीना कहती है टेंशन मत लो, ये कुछ नहीं करेगा। मेरे एक बटन दबाने पर इसके मुंह के चारों तरफ बहुत ज्यादा हीट आती है और इस म्यूटेंट को काफी दर्द होता है। और याद रहे अगर एक म्यूटेंट दर्द में हो तो बाकी के सभी म्यूटेंट्स भागकर उसके पास आते हैं ताकि वो इस म्यूटेंट को बचा ले, क्योंकि अभी म्यूटेंट्स की संख्या काफी कम है और म्यूटेंट्स कुछ भी करेंगे अपने साथ ही म्यूटेंट को बचाने के लिए। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ था जब सुइन के पास वो 2 म्यूटेंट्स आए थे। अगर वो सुइन को जान से मार डालते तो म्यूटेंट्स की संख्या और कम हो जाती, इसलिए उन्होंने सुइन को कुछ नहीं कहा। यहाँ हम देखते हैं सुइन को जो हर रोज की तरह बस में बैठकर शॉपिंग मॉल में अपनी ड्यूटी करने जा रही होती है कि तभी जैसे ही उसने अपना फोन देखा तो उसमें एक नई वीडियो थी। सुइन ने जैसे ही वो वीडियो ऑन की तो उस वीडियो के अंदर सुइन अपने आप को देखती है, लेकिन उसके चेहरे में से वही टेंटिकल बाहर आ रहा था जिस टेंटिकल को हमने कल रात देखा है। ये वीडियो और किसी ने नहीं बल्कि उसी म्यूटेंट ने बनाई है जो सुइन के अंदर है। ये सब कुछ देखकर सुइन बहुत ज्यादा रोने लगी। फिर वो सीन कट हुआ और हम देखते हैं पुलिस वालों को और कैप्टन नीना को, जहाँ पर एक पुलिस वाला कैप्टन नीना को बोलता है देखिए हम कैसे मान लें कि आपने इनका सामना किया भी है या नहीं। यानी मेरे पूछने का मकसद ये है, हमें लगता है कि आप हमें बलि का बकरा बना रहे हो। लेकिन तभी कैप्टन नीना ने अपने दस्ताने को उतार कर अपने ही कान को जो आर्टिफिशियल था उसे अपने से अलग करके उस पुलिस वाले के हाथ में दे दिया और कहा मैं इनसे इतनी ज्यादा बार लड़ चुकी हूँ जितना तुम उनसे लड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते। और याद रहे हमारी टीम का नाम है द ग्रे, तुम लोग वही करोगे जो मैं तुम्हें करने को कहूंगी और अब तुम लोग जा सकते हो। और इसी के साथ सीरीज का पहला एपिसोड यहीं खत्म होता है। थैंक्स फॉर योर टाइम दोस्तों।